तो सही हमें बात है। 7,000 8,000 लगा लेंगे। लेकिन अगर किसी भी अच्छे स्कूल में गवर्नमेंट जॉब में हमें जाना है तो सीटेट एक बहुत नेसेसरी हो जाता है। बैठ जाएँगे, हमारे पास बहुत टाइम है लेकिन फिर वो जो कम टाइम वाला पोर्शन है ना साइंस या जैसे लैंग्वेज का वो हमारा छूट जाएगा। तो लास्ट में मैम मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा बस कि हुँ, हम हुँ। किसी भी चीज़ को ना हमारे ऊपर होता है कि पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। हुँ। जैसे अभिलाष सर ने बताया था कि सो हेलो एंड वेलकम टू द डेली वाइट समीर। तो समीर, सबसे पहले तो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस सीटेट क्वालिफाई करने के लिए, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्लस रेगुलर कॉलेज के साथ। तो समीर, सबसे पहला जो मेरा सवाल आता है कि किसी भी स्टूडेंट को सीटेट को कितना सीरियसली लेना चाहिए। बेसिकली होता क्या है ना कि सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम होती है। ठीक है, उसमें किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। प्लस सीबीएसई से ना बहुत मैं अगर ऐसा कहूँ तो बहुत सही तरीके से और बहुत इजी तरीके से कंडक्ट करती है। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई इसका कट ऑफ रिलीज नहीं होता है। लेकिन तब भी अगर आप सीबीएसई का डेटा देखोगे ना, तो नॉट इवन अ 20% स्टूडेंट्स गेट्स टू क्वालिफाई दिस। ठीक है, तो आखिर सीटेट को हमें कितना सीरियसली लेना चाहिए और किस हद तक हम इसकी प्रिपरेशन करें? समीर। मैम पहले तो थैंक यू सो मच एंड मुझे लगता है कि सीटेट की सबसे बड़ी जो एक हम या कहें कि प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे लेकिन एक इसकी ट्रिक है कि इसमें हमें सब कुछ सही लगेगा। ये भी हुँ, सही, वो भी सही और अगर हम 2 एलिमिनेट भी कर देंगे तो 2 में ऐसा फँसेंगे कि हमें समझ ही नहीं आएगा कि कौन-सा गलत है। तो इसके लिए हुँ, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और हुँ, दूसरा जैसे आपने प्रश्न किया कि कितना सीरियस लेना चाहिए। देखिए हुँ, अगर हम घर के पास वाले किसी छोटे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो वो तो हमें लगा ही लेंगे। वो तो सही हमें बात। 7,000 8,000 लगा लेंगे। लेकिन अगर किसी भी अच्छे स्कूल में गवर्नमेंट जॉब में हमें जाना है तो सीटेट एक बहुत नेसेसरी हो जाता है। और हुँ, इसीलिए काफ़ी सारे ऐसे इंट इन ड्यूटी जो भी टीचर्स हैं वो भी सीटेट क्वालीफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। और इसके साथ-साथ फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सीटेट में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बीएड में पढ़ेंगे या नहीं भी पढ़ेंगे, जैसे सोशल साइंस या साइंस हो गया, तो इन सारी चीज़ों को और हर एक पार्ट को हमें सीरियस लेने की ज़रूरत है और हमें सिर्फ क्वालीफाई नहीं करना है, बेहतर होगा कि हमारा स्कोर अच्छे से अच्छा हो। क्योंकि हुँ, ये तो एक तरह से गवर्नमेंट जॉब में तो सिर्फ हमें डिग्री चाहिए या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, लेकिन हम जितना अच्छा कर पाएँ उतना बेहतर होगा, तो इसलिए इसे सीरियस लेने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि सीटेट एक बार को हम क्वालीफाई करने में जितना टफ नहीं होगा, उससे ज़्यादा टफ होता है इसमें स्कोर करना। अब जैसे हुँ। 90 या 95 100 एक बार को इंसान निकाल लेगा थोड़ी-सी मेहनत करके। लेकिन अगर हमें अच्छा स्कोर करना है, तो उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। उसके लिए फिर सीरियसली 2-3 महीने हमें आराम से लगाने पड़े। तो मैं इसे इस तरह से देखता चलिए, बहुत बढ़िया। समीर, अब आप मुझे थोड़ा-सा ना, आप सीटेट अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ, क्योंकि आप पेपर 2 में अपीयर हुए थे। तो पेपर 2 में जैसे क्या होता है ना कि कंटेंट पार्ट भी रहते हैं, पेडागोजी पार्ट भी रहते हैं, चाहे वो सोशल साइंस के 60 क्वेश्चंस हो, चाहे सीडीपी के क्वेश्चन हो, चाहे लैंग्वेज के क्वेश्चन हो। तो जो सीडीपी का पोर्शन होता है ना समीर, वो कई बारी स्टूडेंट ना पहली बारी पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि 12th तक अगर कोई स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड का है, सीडीपी का नाम ही नहीं सुना होता है। ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट को टीचर एजुकेशन फील्ड में भी नहीं आना है, तो उसे सीडीपी के बारे में पता भी नहीं होगा। तो सीडीपी इज ऑलमोस्ट, नॉट इवन ऑलमोस्ट, सीडीपी इज मतलब वेरी मच न्यू फॉर एवरीवन। ठीक है, तो कोई पार्ट अगर मेरा वीक है, किसी पोर्शन को अगर मुझे मजबूत और उसको और इन्हांस करना है, चाहे वो सोशल साइंस का कंटेंट वाला पार्ट हो या लैंग्वेज का कंटेंट वाला पार्ट हो, या फिर सीडीपी को मुझे पूरे नए से सिरे से पढ़ना है, लेक्चर सीरीज एंड ऑल। तो आखिर कोई किस तरीके से प्रिपरेशन करे अपने वीकर पोर्शन के लिए, या किसी पोर्शन को उसको इन्हांस करना है सीडीपी के पेपर 2 में? तो समीर, इसको जरा आप सब्जेक्ट वाइज बताइए। यस मैम। मैम मैं सबसे पहले सीडीपी से शुरू करना चाहूँगा। सीडीपी में हमें इस तरह से लेना चाहिए, कुछ टॉपिक होंगे जो बहुत ईज़ी होंगे। कुछ हम्म, टॉपिक ऐसे होंगे जो थ्योरीज़ है, जहाँ हमें ध्यान लगाने की ज़रूरत है। या थ्योरीज़ में भी जैसे कि अगर हम पर्टिकुलर किसी एक स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो थ्योरिस्ट होंगे, उनमें थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस होगा। उसे हमें बार-बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उसके बारे हम्म, में बार-बार देखें और इसके साथ-साथ एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि अगर नहीं समझ आ रहा है या कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो हम पीवाईक्यू उठाएँ तो देखिए उस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे हमें ये आसानी होती है कि हम एक बार अगर थ्योरी पढ़ते टाइम नहीं देख पा रहे, तो हम क्वेश्चन से शायद देख पाएँ, क्वेश्चन से हम उसे
एक तरह से माइंड में अटैच कर पाएँ कि किस तरह का क्वेश्चन आना है और किस तरह मुझे उसका आंसर करना है। किस तरह से मुझे पढ़ते टाइम क्या अप्रोच रखनी है, क्योंकि मैम ये भी मैटर करता है कि हम एक तरह से लॉन्ग आंसर्स के लिए पढ़ रहे हैं तो अलग अप्रोच से पढ़ना होगा और हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन्स के लिए पढ़ रहे हैं तो अलग से पढ़ना होगा। इसलिए पीवाईक्यू और मॉक जो होता है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर अगर मैं सोशल साइंस या साइंस वाले पार्ट की तरफ आऊँ तो जो मैंने अपने सहपाठियों से थोड़ा-सा जानकारी प्राप्त हुई, जैसे मैथ साइंस के जो लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मैथ और टाइम मैनेजमेंट को लेकर। मैथ हुँ, क्योंकि ऐसी रहती है कि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी समस्या हो जाता है। तो इसमें मैंने ऐसी एक बार आइडिया है, मैंने किसी को कहा भी था ये ट्राई करके देखो, तो उन्होंने वो ट्राई किया तो काम आया, यानी कि मैथ को आप शुरू में छुओ मत, साइंस वाले जल्दी-जल्दी सारे कर लो। तो मैथ जो टाइम माँग रहा है, वो उसको जब कम टाइम होगा तो दिमाग थोड़ा तेज़ भी चलेगा। अगर हम मैथ को पहले लेकर बैठ जाएँगे, तो हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन फिर वो जो कम टाइम वाला पोर्शन है ना साइंस या जैसे लैंग्वेज का, वो हमारा छूट जाएगा। तो हमें इसे मैनेज करके चलना है कि कितना टाइम किसे देना है। और अगर सोशल साइंस की बात करूँ, तो हम सोशल साइंस में क्वेश्चंस डीप पूछता है। कुछ क्वेश्चंस ऊपर-ऊपर से होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बहुत गहरे होते हैं। तो हमें अच्छे से एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा। कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है और एक-एक कीवर्ड ऐसा वो घुमा सकता है कि हमें पता भी नहीं लगता है कि हम गलत कर बैठे हैं उसको। तो इस सही पर बात। भी ध्यान देने की ज़रूरत है और 6 टू 8 तो यूजुअली काफ़ी रहता है। लेकिन अगर पढ़ना चाहें, इंटरेस्ट है तो 9th-10th भी ले सकते हैं, लेकिन 6 टू 8 काफ़ी रहता है मेरे हिसाब से। और हुँ, इसके अलावा लैंग्वेज पर अगर हम आएँ, तो लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होंगे जो ईज़िली हो जाएँगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन्स घुमाने वाले होंगे। तो टॉपिक वाइज़ हमें हर पीवाईक्यू का कि भई किस-किस टॉपिक को ये छू रहे हैं, उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। और मैम इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि प्रैक्टिस का और 2 बार पढ़ने का। मेरा ये मानना है कि जब हम सीटेट का पेपर करते हैं, तो एक तरफ तो वो साइंस वाले बच्चे हैं, जिनका मैथ बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन जो हुँ, सोशल साइंस वाले बच्चे हैं, उन्हें उस टाइम का यूज़ करना है हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने से। या एक बार हमने क्वेश्चन पेपर पर मार्क कर लिया, तो दोबारा देखो। दोबारा देखने में कई बार ऐसा होता है और मेरे साथ भी हुआ है कि नहीं यार इसका ये ठीक नहीं लग रहा, इसे हटा के ये कर देते हैं। और वाक़ई में जो हम पहली बार लगा चुके होते हैं, वो गलत होता है। क्योंकि हम पहली बार में बस एक बार सोच रहे हैं, माइंड को इतना ज़ोर नहीं दे रहे हैं। दोबारा में हम उसे देखेंगे, यानी कि टाइम हमें स्पीड बना के रखनी है। तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा, हमें बार-बार प्रैक्टिस करनी है मॉक्स वगैरह की। तो मैम इस हुँ, तरह से हम इसे आगे लेकर चल सकते हैं। और एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ आ जाती है, वो ये आती है कि हमारा प्रेज़ेंस ऑफ माइंड वहाँ पर कितना है। हमारे जो हुँ, पैसेज वगैरह आ रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में, वो इतने ज़्यादा टफ नहीं होंगे, लेकिन एकदम से ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक-एक पैसेज हमें जितना ध्यान रहेगा, हम उतनी जल्दी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँगे। हम वहाँ पर ये नहीं कर सकते कि एक ही पैसेज को 4-5 बार पढ़ें, इतना समय नहीं होता है हमारे पास। तो उस हुँ। चीज़ का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारी प्रैक्टिस ऐसी हो, हमारा जो हमें मेमोरी में एकदम से रखना है हमें, वो जल्दी-जल्दी हम कर पाएँ। तो इस तरह से मैम मैं इसे देखता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया समीर। समीर जो मेरा लास्ट क्वेश्चन बेसिकली रहेगा वो रहेगा डेली बाइट्स के लिए। आप डेली बाइट्स से पे ऑलमोस्ट अक्टूबर 23 से जुड़े हुए हो। मतलब मैं बीएड की यस, प्रिपरेशन से बात कर रही हूँ। फिर बीएड की ओके। प्रिपरेशन, फिर सीटेट की प्रिपरेशन और अगर आप मान लो आप टीजीटी की प्रेप करोगे, तो ये पूरी की पूरी जो जर्नी रही है आपकी डेली बाइट्स पे, ये इसे आप किस तरीके से एक्सप्रेस करोगे पूरे डिटेल्ड शब्दों में? और हमारे एस्पिरेंट्स को किस तरीके से आप एक्सप्रेस करोगे जो आने वाले समय में बीएड के लिए या सीटेट के लिए डेली वाइज को चूज़ कर रहे हैं या चूज़ करने के रिगार्डिंग सोच रहे हैं? तो ज़रा आप इस पे चर्चा करो समीर पूरे डिटेल में। हुँ, मैम सबसे पहले तो ये एक तरह से रैंडम टाइप ही था कि मेरे किसी फ्रेंड ने बताया। अच्छा, मैं थोड़ा-सा और पीछे जाना चाहूँगा। मेरा हुँ, हुँ, प्लान ऐसा था कि ग्रेजुएशन मैं रेगुलर से कर लेता हूँ, बीएड ओपन से करूँगा। नहीं ओके। जानकारी होती इतनी ज़्यादा, हालाँकि मैं कोशिश करता हूँ कि सब हुँ, चीज़ों की जानकारी रखूँ। मैं टीजीटी, पीजीटी वगैरह के इनकी जो वैकेंसीज़ आती है, रिक्रूटमेंट रूल्स पढ़ता था 11th-12th में, लेकिन ये नहीं पता था कि बीएड ओपन से नहीं होता। सही फिर बात है। सेकंड ईयर में मुझे अचानक से एक दिन पता लगा बीएड ओपन से नहीं होता। और फिर हुँ, एकदम से दिमाग ऐसे किया रेगुलर करना पड़ेगा, अब ज़्यादा टफ है, कैसे क्वालीफाई करना है, क्या करना है? तो मेरे एक हुँ, फ्रेंड ने ही बताया कि वेलफेयर्स करके एक चैनल है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन वगैरह आती रहती है। तो हुँ, मैंने तब सब्सक्राइब किया था और शुरुआत में तो मैंने ऐसे ही बस करके छोड़ दिया था। फिर थोड़े हुँ, टाइम बाद सेकंड ईयर निकला, तो मैंने फिर रेगुलरली देखना शुरू किया, वो जो प्लेलिस्ट वगैरह होते हैं, मैं पिछले साल की फिर सारी प्लेलिस्ट वगैरह देखने लगा, जैसे डीयू की, आरआई की। तो वहाँ से मुझे लगा और वहाँ से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, कि हाँ, हुँ, जिस तरह से इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और ख़ासकर जैसे उस टाइम पर अभिलाष सर का कंटेंट होता था, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे। जो चीज़ हुँ, सही है वो सही बोलते हैं, जो गलत है वो ऐसे ही बोल देंगे। तो बहुत से लोग ले सकते हैं कि नहीं इस तरह नहीं बोलना चाहिए, सही शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन कभी-कभी हमें ना रियलाइज़ कराने के लिए या रियलाइज़ करने के लिए एकदम जो सटीक शब्द है ना,
हमें बिना मक्खन लगाए वही यूज़ करना चाहिए। तो वहाँ सही से मुझे एक ट्रस्ट डेवलप हुआ और उसके बाद जब हुँ, बैच वगैरह ओपन हुए, तो जिसने हुँ, मुझे बताया था उसने नहीं लिया, लेकिन मुझे लगा कि मुझे लेना चाहिए और मैंने पीवाईक्यू वगैरह लगाया ड्यू का, तो मैं काफ़ी लैग कर रहा था तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि मैं रह ही जाऊँ, तो मैंने ये सोचा कि बैच और मैंने जो हमारा ऐप में मटेरियल वगैरह था, दोनों चीज़ें बाय की थी। उसके हुँ, बाद में दिल्ली बैच से ड्यू बीएड कंप्लीट किया, 3 लगभग ढाई 3 महीने के आस-पास का कोर्स था और उसके बाद ऐसा हुआ कि दिल्ली जब हमारा ड्यू वाला हुआ, तो वहाँ पर अचानक से होता है कि जो काफ़ी सोशल साइंस में इस बार हुआ था 2024 में कि सारे क्वेश्चन्स लगभग 75 में से अराउंड 30 क्वेश्चन्स इकोनॉमिक्स से आ गए थे। तो हुँ, वो हुँ, सब हुआ लेकिन वो सब मैनेज हो गया क्योंकि जैसे अभिलाष सर की या जो भी बाकी फैकल्टीज़ हैं, वो भी टाइम टू टाइम गाइड करते रहते थे कि किस तरह से आपको मैनेज करना है और किस तरह से ऐसी सिचुएशन से निकलना है। और सबसे हुँ, अच्छी बात ये हुई कि इकोनॉमिक्स से इतना एक तरह से ब्लंडर हुआ था कि भई इतने सारे क्वेश्चन आप 1 साल देते हो 3 क्वेश्चन और अगले साल 30 क्वेश्चन्स दे देते हो। लेकिन जो प्लेलिस्ट हमें प्रोवाइड की गई थी क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा था, वो प्लेलिस्ट एकदम सारी चीज़ें लगभग मोस्टली उसी से आई थी, तो इसलिए वो बहुत आसानी से निकल गया। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि मैं श्योर नहीं था कि हाँ, हो ही जाएगा और मैंने जो भी टारगेट और बना रखे थे ना, फिर दूसरा अगला टारगेट आता था मेरा जामिया वाला। हुँ, जामिया वाले के लिए मैं डी से ज़्यादा श्योर था। क्या जामिया वाला तो मैं निकाल लूँगा, थोड़ा-सा डामाडोल है। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ के हिसाब से मॉक वगैरह लगाए थे, तो 2 बार का ऐसा था कि बिना प्रिपरेशन के निकल रहा था। लेकिन मैं ऐसा था कि ऐसा ना हो कि पीवाईक्यू निकल रहा है, इस बार का ना निकले फिर क्या होगा? अरे! तो मैंने हाँ, सोचा अच्छा मेरी सोशल साइंस की प्रिपरेशन हो गई है और हुँ, बाकी पोर्शन भी ठीक-ठाक है, तो मैं जो है रिसोर्स मटेरियल ले लेता हूँ। जामिया के लिए मैंने रिसोर्स मटेरियल लिया, तो हुँ, हुँ, उससे काफ़ी हेल्प हुई। इवन हुँ, जामिया में भी मेरे साथ ऐसा सीन होता है कि जो मॉक वगैरह लगाए थे, जो मटेरियल प्रोवाइड हुआ, जामिया का पेपर दे के आए, मैंने अभिलाष सर को टेक्स्ट किया, सर जामिया वालों ने आपसे पूछ के क्वेश्चन पेपर सेट करा था क्या? हाँ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे एज़ इट इज़ मैं वहाँ पे जैसे साइंस के क्वेश्चन थे, साइंस मेरा इतना अच्छा नहीं था। साइंस के हुँ, लेकिन जो मैंने यहाँ पे मॉक में लगाए थे, वो क्वेश्चन आ रहा है तो मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ भी नहीं रहा हूँ कि हाँ, इसके ऑप्शन सेम है फटाफट लगाओ। इतना दिमाग लगाना ही नहीं पड़ रहा है। तो जामिया भी बहुत अच्छे नंबरों से निकला। जामिया हुँ, के बाद फिर आरआई निकाली आई। आरआई के साथ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा आरआई तो निकाल लेंगे ऐसे ही और आरआई में मैंने जो फ्री मटेरियल अवेलेबल था ऐप में और वेबसाइट पर शायद ऐप में था बस, तो मैंने उसका यूज़ करा और 1-2 क्वेश्चन पेपर थे उसमें, ये सारी चीज़ें यूज़ करी। आरआई में टाइम मैनेजमेंट को लेकर और हमारी जब शायद बात हुई बैच सेशन था एक, तो उसमें बात हुई थी इस बारे में, तो उसमें जो थी रीज़निंग काफ़ी टफ थी। तो लगा था हुँ, कि आरआई अटक सकता है, लेकिन आरआई निकल गया क्योंकि बात वो होती है ना जैसे हम कहते भी हैं अगर कुछ टफ आ रहा है तो सबके लिए टफ आ रहा है। ऐसा नहीं है यस। कि कुछ हमारे ही लिए दिक्कत हुँ, कर हुँ, रहा है। हुँ, और हुँ, इसी से मैं कनेक्ट करना चाहूँगा जैसे मैंने अभी सीटेट के लिए कहा था कि मैथ को आप शुरू में ना करें। जैसे साइंस वाले पार्ट को आप पहले करें। मेरी वहाँ पर दिक्कत ये हुई थी कि मैंने मैथ को रीज़निंग को आरआई में पहले ले लिया था। तो उसने हुँ, सारा टाइम खा लिया और लास्ट में ऐसे-ऐसे क्वेश्चन रहे हैं मेरे, जो जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, उसे अगर मुझे 10 सेकंड मिल जाते तो मैं 2 क्वेश्चन लगा देता। हुँ, लास्ट मोमेंट पे ऐसा होना है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो ये एक तरह से होता है कि उसी से हम सीखते हैं कि उसे हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आरआई से सीखा, लेकिन सीटेट में अप्लाई हो सकता है। इवन मैं नहीं हूँ मैथ साइंस का, लेकिन मैथ साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को। हुँ, तो हुँ, इस चीज़ का हम जब भी कोई एंट्रेंस दे, अगर कोई सीटेट दे रहा है, तो उसने बीएड के लिए भी हमेशा कुछ ना कुछ दिया होगा। हुँ, हुँ, तो हुँ, उन चीज़ों को याद रखें, उनको नोट्स बनाकर चलें और उन्हें ये देखें कि किस तरह से हम सीटेट में अप्लाई कर सकते हैं, आगे कॉम्पिटिटिव के किसी दूसरे में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हुँ, तरह से मेरा सफ़र रहा, उसके बाद डीयू क्लियर हो जाता है, उसके बाद डीयू क्लियर होने के बाद मैंने सीटेट के लिए बैच जॉइन किया। इसके पीछे कहानी ये है कि मैंने सोचा एनुअल मोड है डीयू में और इवन जो पॉलिटिकल साइंस से पीजी कर रहे थे, उनसे मैंने कहा, "अरे! मेरा तो एनुअल मोड है, तुम देना 6 महीने में एग्ज़ाम।" अब पता नहीं क्या हुआ, उनकी नज़र लगी क्या हुआ, अगस्त हम 1 अगस्त को जाते हैं ओरिएंटेशन में, पता लगता है कि इस बार से हम सेमेस्टर मोड में करेंगे। मैंने सोचा लेकिन अब सीटेट के लिए सोच लिया तो दिसंबर वाला देंगे ही, अब आगे थोड़ी ना हुँ, बढ़ा सकते हैं। तो हुँ, फिर हुँ, मैंने सीटेट की प्रिपरेशन की, बैच वगैरह में थे हम, तो उसके साथ-साथ प्रिपरेशन होती रही और हुँ, काफ़ी इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हमें रेगुलरली हम कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। या एक हुँ, तरह से एक कहते हैं ना पॉज़िटिव वाला ताना मिलता है कि ऐसा करोगे तो निकल गया तुम्हारा सीटेट। तो इस तरह हाँ, जब फैकल्टीज़ पहले से आता है कि करना पड़ेगा और हाँ, फिर खुद से टारगेट जो सेट किए होते हैं उसके पीछे भागना होता है, तो ये सारी चीज़ों हुँ, की वज़ह से इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो हुँ, इस हुँ, तरह से मेरा सफ़र रहा और
काफ़ी मैं कहूँगा कि एक अच्छा सफ़र था और ख़ासकर 2024 के लिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि जैसे कहते हैं कि 2024 मेरा साल होगा, इट विल बी माय ईयर, बट इट वाज़ माय ईयर। 2025 का पता नहीं, बट ये काफ़ी अच्छा रहा। चलिए देखते हैं इस बहुत बार क्या होता है। बिल्कुल, नहीं, नहीं, आपका आने वाला हर साल समीर के ही नाम हो, ऐसी ही हमारी इच्छा है और ऐसी ही हमारे बेस्ट विशेज़ है समीर। सो थैंक यू सो मच समीर, इट वाज़ लिटरली ग्रेट हैविंग एन एक्सपीरियंस रिगार्डिंग कम्युनिकेशन विद यू एंड हैविंग एन ग्रेट एक्सपीरियंस जिस हिसाब से आपने अपनी एक्सपीरियंसेस को हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करा। इट वाज़ लिटरली सो ब्यूटीफुल एंड आई बिलीव बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग भी रही है कि 2024 में आपने जिस तरीके से सारे एग्ज़ाम्स निकाले और कई बारी होता है ना कि लोग कहते हैं कि नहीं, हम बीएड के लिए प्रेप कर रहे थे तो बीएड ही हमारा एक बारी में निकला। लेकिन ये बात आपने गलत साबित करी। आपने सेम उसी लय को करते-करते आपने सीटेट भी निकाल लिया और ऐसा नहीं कि 90 प्लस मार्क्स के साथ बल्कि 100 प्लस मार्क्स के साथ, व्हिच इज़ वेरी ग्रेट। तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं ना, वो छोटी-छोटी बातों पे निराश नहीं होके अपने तैयारी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। So this was all for this, Sameer. Thank you so much for your time and मैं for your words. और Mhm. लास्ट में मैम मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा बस, कि हम Mhm. किसी भी चीज़ को ना हमारे ऊपर होता है कि पॉज़िटिव लें या नेगेटिव लें। हुँ, जैसे अभिलाष सर ने बताया था कि किसी स्टूडेंट के बारे में मुझे नाम नहीं पता और सर इस तरह की चीज़ें बता देते, नाम नहीं बताते, काफ़ी अच्छी चीज़ है। उन्होंने बताया हुँ, था कि ड्यू बीएड या कोई बीएड हो गया था और उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंट आ गया, सीटेट नहीं निकल पाया। तो मैं खुद हाँ, को कई बार ये सोचता था कि ये चीज़ मुझ में नहीं आनी चाहिए। मतलब उससे हुँ, चाहे तो मैं डिमोटिवेट भी हो सकता हूँ, उससे चाहूँ तो मैं मोटिवेशन भी ले सकता हूँ। तो सही हमें इस बात तरह से वो जो भी एस्पिरेंट है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमेशा से, कि है। आगे जी, बढ़ते रहें वो उसे लेकर। थैंक यू मैम। चलिए, thank you so much, Sameer, for your again time and words. This was literally great having an experience to have a conversation with you. Thank you, Sameer.